Welcome to Sudesh Sharma YouTube channel. Students, I have taught you about the blood and blood composition. So today I will continue my topic from the composition of blood. Listen very carefully. What is the composition of blood? Blood. Blood mainly consists of three components: plasma, blood cells and gases. Always remember, प्लाज्मा जो कंपोजिशन है वो मिलकर बने हुए होते हैं, प्लाज्मा से, ब्लड से और गैसेस से. कौन? ब्लड. ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर फॉरगेट व्हाट आई एम टेलिंग यू. फर्स्ट वन, प्लाज्मा पाया जाता है 55%, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं 45% एंड गैसेस O2, CO2 and N2. These are the composition of blood. Students, यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था. आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में, जिसका ब्रीफ डिस्कशन प्लाज्मा के बारे में. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लाज्मा. नॉर्मल प्लाज्मा volume in the blood. Always remember, कितना होता है? 3500 ml. और कैसे याद कर सकते हैं इस चीज को, 3500 ml को? एक तरीका और है कि ये प्लाज्मा का कितने परसेंट होता है, ये अडल्ट के अंदर है. यदि अडल्ट बॉडी वेट 60 kg है, 60 किलोग्राम है, तो यदि हम इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 3500 ml. Always remember, never ever forget what I am telling you. अडल्ट का जो बॉडी वेट होता है, अगर उसका 5% कैलकुलेट किया जाए तो 3500 ml क्या होता है ब्लड के अंदर? प्लाज्मा. कितना होता है? 3500 ml. और ब्लड कितना होता है पूरे बॉडी वेट का? ऑलवेज रिमेंबर 8%. कितना? 8%. कितने लीटर? 5 लीटर. ऑलवेज रिमेंबर. यदि बात की जाए प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो ये होता है क्लियर, स्लाइट येलोइश कलर. क्लियर, स्लाइटली येलोइश कलर क्या होता है? प्लाज्मा का कलर. क्लियर, स्लाइटली येलोइश कलर. ऑलवेज रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये कितना पाया जाता है? 5%. कितने ml? 3500 ml. Now composition of plasma. Composition of प्लाज्मा का अगर कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेनली मिलकर बना हुआ होता है H2O 91% एंड सॉलिड 9%. सबसे ज्यादा पार्ट पानी होता है और सबसे कम पार्ट सॉलिड होता है.
कितने परसेंट होता है? 9%. बट सॉलिड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. Solid is further classified into two types: organic composition, and inorganic composition. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोजिशन, यदि बात की जाए ऑर्गेनिक कंपोजिशन की तो ये 8% पाई जाती है. कितना परसेंट? 8%. और इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो ओनली 1%. इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है? तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है दो भागों में, जिसके अंदर प्रोटीन कितनी होती है? 7%. एंड अदर्स कितने होते हैं? अदर्स 1%. प्रोटीन के अंदर मेनली जो स्टडी की जाती है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन. एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेंस. अदर्स के अंदर जो स्टडी की जाती है, ऑलवेज रिमेंबर, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबोलाइट्स एंड एंजाइम्स. Metabolites, enzymes. These are the simple composition of blood in plasma. प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है? 55%. नॉर्मल प्लाज्मा वॉल्यूम कितना होता है? 3500 ml. अगर कैलकुलेट किया जाए अडल्ट के अंदर तो 60 kg का अगर कोई बॉडी वेट है अडल्ट का, तो उसका 5% अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना होता है? 3500 ml. नाउ नेक्स्ट, यदि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो ये कैसा होता है? क्लियर, स्लाइटली येलोइश कलर. कंपोजिशन की अगर बात करे जाए तो इसके अंदर पानी 91% होता है, सॉलिड 9% होता है. और यदि बात की जाए तो ये कितने परसेंट? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर तो ऑर्गेनिक 8% एंड इनऑर्गेनिक ओनली 1%. इनऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयरन, phosphorus and bicarbonate ions. These are the inorganic components found in the plasma. Students, I hope आपको समझ में आया होगा. Further, I would like to tell you difference between plasma and serum. Plasma and serum. Here, look very clearly. प्लाज्मा के अंदर ऑलवेज प्रेजेंट होता है क्लोटिंग फैक्टर्स. यदि प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा. और यदि प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर हटा दिए जाएं तो उसको हम बोलते हैं सीरम. सीरम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. ये क्या कहलाता है? डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम. ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर फॉरगेट व्हाट आई एम टेलिंग यू. स्टूडेंट्स, we are going very slowly on this topic because
आप अच्छे से इस चीज को समझ सकें और हमेशा हमेशा के लिए याद करें। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, हम ब्रीफली जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन और इसके फंक्शंस के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन, आइए हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे हम लोगों को चलना है और एक एक वर्ड को याद करना है कि हमें अच्छे से याद हो और हमारा टाइम बिल्कुल बेनिफिट में आए, हमें उपयोगी बनाए, हमारी क्लास अच्छी हो। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स। प्लाज्मा के अंदर हम मेनली स्टडी करेंगे किसकी? प्लाज्मा प्रोटीन। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग? प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड कितनी होती है? ऑलवेज रिमेंबर 6 to 8 ग्राम पर dl। डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml। डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml। 100 ml के अंदर 6 to 8 ग्राम क्या पाई जाती है? इस प्लाज्मा प्रोटीन को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है 3 टाइप से। प्लाज्मा प्रोटीन को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है 3 टाइप से। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा प्रोटीन की, ये पाई जाती है 3.5 to 5 ग्राम पर dl एंड ग्लोब्यूलिन पाई जाती है 2 to 3.5 ग्राम पर dl, बट फिब्रिनोजेंस पाए जाते हैं ओनली 0.2 to 0.3 ग्राम पर dl। स्टूडेंट्स, एग्जामिनर में आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन, ऑलवेज रिमेंबर maximum protein of plasma, always remember albumin। मैक्सिमम प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? एल्ब्यूमिन पाई जाती है। लीस्ट कॉमन या मिनिमम प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? फिब्रिनोजन। आप लोग अच्छे से जानते हो कि या तो कोई वैल्यू ज्यादा हो तो उसके बारे में पूछा जाता है, या कोई वैल्यू सबसे कम हो उसके बारे में पूछा जाता है। तो फाइब्रिनोजेंस ओनली 0.2 to 0.3 ग्राम पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन 3.5 to 5 ग्राम पर dl पाई जाती है। तो मैक्सिमम प्रोटीन एल्ब्यूमिन पाई जाती है, मिनिमम प्रोटीन फिब्रिनोजन पाई जाती है। अगर मैं आपको बात करूं कि ये एल्ब्यूमिन बनते कहां पे हैं, तो ये एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसिस होता है। इन एल्ब्यूमिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है लीवर के अंदर। इसके अंदर लीवर के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन का सिंथेसिस लीवर के अंदर होता है, और फिब्रिनोजन का भी सिंथेसिस लीवर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर। किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर। सिंथेसिस किसके अंदर? लीवर के अंदर। बट ऑलवेज रिमेंबर, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है मेनली 3 टाइप से। कितने टाइप से? 3 टाइप से। ऑलवेज रिमेंबर
ग्लोबुलिन प्रोटीन को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। जो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स हैं, जो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स हैं, इनका सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होता है किसके अंदर? लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। Always remember, never ever forget what I am telling you. Synthesis of globule protein, albumin and alpha globulin and beta globulin are synthesized in the liver, spleen and bone marrow. But this gamma globulin is synthesized in the plasma cells of B lymphocyte. बी लिम्फोसाइट से क्या होता है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर फॉरगेट व्हाट आई एम टेलिंग यू। स्टूडेंट्स, listen very carefully and make a attention on this class, because this is very important as view of exam, and also this is beneficial in the clinical settings, because I will further tell you about the variations in the normal plasma protein values, and you will find hyperproteinemia and hypoproteinemia, why this occur. So always remember, I am telling you about the plasma protein and this classification. Further, I would like to tell you normal ratio of albumin globulin protein. Always remember what I am telling you. Always remember. Students, always remember. First, I am telling you normal ratio of albumin globulin protein. Albumin globulin protein. Always remember, normal ratio होता है 1.722. This is the normal ratio of albumin globulin protein. If any variation, यदि किसी भी कारण ये रिवर्स हो जाए, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो रिवर्स हो जाए, यदि ये रिवर्स हो जाए तो ये कंडीशन हमें कम देखने को मिलेगी। मतलब एल्ब्यूमिन का लेवल हमें कम देखने को मिलेगा और ग्लोबुलिन का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जब कंडीशन अराइज होगी, ऑलवेज रिमेंबर, या तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनने नहीं, तो वहां पर कंडीशन होगी पहली क्रोनिक लीवर डिजीज। एक और कंडीशन है, वहां पर भी हमें क्या है, रिवर्स देखने को मिलेगा, प्रोटीन का लेवल रिवर्स देखने को मिलेगा। वहां पर भी कंडीशन आएगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्योंकि इसके अंदर देखने को मिलता है
एल्ब्यूमिन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया। अगर जो प्रोटीन है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन का लेवल कम होगा, तो वो कंडीशन कहलाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो दीज आर क्रोनिक लीवर डिजीज के अंदर क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन does not occur, किसकी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का क्या नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है इसके अंदर, लीवर डिजीज के। तो दीज आर द सम applied anatomy for to see a normal ratio in reverse condition. So always remember, यदि नॉर्मल रेशो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का हो जाए तो वहां पर कंडीशन कौन सी देखने को मिलती है, क्रोनिक लीवर डिजीज एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू द डिस्कशन ऑन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स। Important function of plasma proteins. Important function of plasma protein. The function of plasma protein in the blood. ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन का क्या फंक्शन है, ऑलवेज रिमेंबर। आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट वन हमने पढ़ी तीन प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन का, ब्लड कोएगुलेशन का मतलब यदि कोई इंजरी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए तो वहां पर ब्लीडिंग हो जाती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो प्रोटीन जिम्मेदार होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कोएगुलेशन। तो वो प्रोटीन का नाम कौन सा है, फिब्रिनोजन। Fibrinogen's protein are responsible for to blood coagulation. This is the very important function. Now next one, second, defense mechanism. Defense mechanism means body को क्या प्रोवाइड करवाना, डिफेंस प्रोवाइड करवाना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो वो कौन सी है, वो प्रोटीन का नाम कहलाता है गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करती है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन फॉर्मेशन, इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्मेशन जो कि क्या करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, किसके, अगेंस्ट टू एंटीजन, दिस फंक्शन इज नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी के अंदर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है गामा ग्लोबुलिन।
ये कहां से बनती है? गामा ग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, गामा ग्लोबुलिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, कहां से सिंथेसाइज होती है? प्लाज्मा सेल्स ऑफ बी lymphocytes. Always remember. Now further we go on. Next function is transportation. Transportation. You know very well, blood is a circulatory fluid and there are many components are found in the blood. और उन कंपोनेंट्स को सर्कुलेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको कैरी करने के लिए एक प्रोटीन जिम्मेदार होती है। वही क्या करवाती है? उसके अंदर हॉर्मोन्स की कैरी करवाती है, मेटाबोलाइट्स की कैरी करवाती है, और एंजाइम्स को कैरी करती है, और मेटल्स को कैरी करती है। तो वे प्रोटीन क्या काम करवाती हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। तो उन प्रोटीन्स का नाम क्या है? एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन। ये क्या काम करती हैं? ये तीनों प्रोटीन किसका काम करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन किसको ट्रांसपोर्ट करती हैं? ऑलवेज रिमेंबर, हार्मोन कोमा मेटाबोलाइट्स एंड enzymes. These are transported by albumin, alpha globulin and beta globulin proteins. सर आप बार बार बोल रहे हो मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? बेटा इधर देखो, मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, यूरिया, यूरिक एसिड. These are the metabolites for responsible and play an important role in the metabolism. Protein metabolism, fat metabolism and carbohydrate metabolism. तो ये क्या करते हैं? ये मेटाबोलाइट्स का काम करते हैं. एंजाइम्स ऑल्सो, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन एंड अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन. बट ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर, metals are only transported by metals are transported by albumin, alpha and beta globulins. ऑलवेज रिमेंबर, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल्स का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो एल्ब्यूमिन एंड बीटा ग्लोबुलिन्स आर ट्रांसपोर्ट मेटल्स इन द ब्लड. व्हाट आई एम टेलिंग यू? ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. नाउ नेक्स्ट further I want to tell you fourth point and fourth function of plasma protein. Listen very carefully what I am telling you. Always remember, never ever forget my teaching. Students, I hope आपको समझ में आ रहा होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा कि कितने अच्छे से, कितने प्यार से, कितने स्लोली सर पढ़ा रहे हैं और समझ में भी आ रहा है. आइए हम लोग बात करते हैं नंबर 4. फोर्थ नंबर पर हम लोग बात करते हैं मेंटेन
pressure of blood. Osmotic pressure of blood. Osmotic pressure of blood. ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है ब्लड पर? सबसे पहली बात ऑलवेज रिमेंबर उस प्रोटीन का नाम बताओ जो ब्लड पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाती है। उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। Albumin protein exert the maximum osmotic pressure on the blood. कितने परसेंट? 80%। 80% ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कितना प्रेशर लगाती है? ऑलवेज रिमेंबर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन कितना प्रेशर लगाती है, तो ऑलवेज रिमेंबर 25 mm ऑफ Hg। 25 mm ऑफ Hg क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। किस पर? ब्लड पर। किस पर लगाती है? ब्लड पर। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग यू, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। किसके द्वारा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा। कितने परसेंट? 80%। कितना प्रेशर? 25 mm ऑफ Hg। किस पर? ब्लड पर। ये कहलाता है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। नाउ नेक्स्ट further I want to tell you next function is maintain acid base balance. To maintain acid base balance, maintain acid base balance, maintain acid base balance। मतलब ब्लड की पीएच को मेंटेन करना क्या कहलाता है? एसिड बेस बैलेंस। ऑलवेज रिमेंबर आपको मैंने बताया कि ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ये फंक्शन कैसा करती है? इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन एक्ट एज बफर। एल्ब्यूमिन क्या है? बफर है। बफर जैसा काम करती है। और ये बफर क्या करता है? यू नो वेरी वेल कि आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद में जो एंड में एसिड फॉर्म होता है और उस एसिड के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयंस होते हैं। वे हाइड्रोजन आयंस किसके साथ में बाइंड हो जाते हैं? इस बफर के साथ में। और ये बफर मिलकर के क्या कर देता है? एसिड न्यूट्रलाइजेशन। मतलब यहां पर क्या बन जाते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस। इससे रिएक्शन करके क्या बन जाती है? H2CO3। ऑलवेज रिमेंबर क्या करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। ऑलवेज रिमेंबर क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन किसका काम करता है? बफर का काम करता है। नाउ नेक्स्ट 6 नंबर 6 पर मैं आप लोगों को बताऊंगा टू मेंटेन viscosity of blood। मतलब विस्कोसिटी का मीनिंग होता है गाढ़ापन। मतलब इसका मतलब यह है कि ब्लड जितना गाढ़ा होगा प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि यदि हम सिरिंज के अंदर
डिस्टिल्ड वाटर लोड करते हैं तो प्रेशर कम लगाना पड़ता है, और यदि हम उसी के अंदर आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लोड करें तो उसमें प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है पुश करते समय। तो वैसे ही यदि ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी जो विस्कोसिटी है उसको मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। Viscosity of blood is maintained by the albumin protein। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि ब्लड की विस्कोसिटी किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा। यदि ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये क्या कर रहा है, मेंटेन ब्लड ब्लड विस्कोसिटी अगर मेंटेन हो रही है तो क्या होगा, इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। अरे ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड के द्वारा लगाया गया फोर्स किस पर, वेसल्स पर, क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। और यदि ब्लड विस्कस है तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा वेसल्स पर, और कम विस्कस है तो कम प्रेशर लगाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय द एल्ब्यूमिन प्रोटीन। Now next I would like to tell you next important function is Rayleigh formation। Next function is Rayleigh formation। यदि आप ब्लड की किसी बूंद को ड्रॉप ऑफ ब्लड यदि आप ब्लड की किसी बूंद को माइक्रोस्कोप से देखते हो, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हो तो आप वहां पर देखोगे आरबीसीज पाइल ऑफ कॉइन की तरह अरेंज्ड होंगी। आरबीसीज का जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा वह अरेंजमेंट कहलाता है पाइल ऑफ कॉइन। क्या कहलाता है, पाइल ऑफ कॉइन अरेंजमेंट ऑफ आरबीसी का जो अरेंजमेंट है वो आपको कैसा दिखाई देगा, पाइल ऑफ कॉइंस। मतलब एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे सिक्के के ऊपर तीसरा सिक्का, तीसरे सिक्के के ऊपर चौथा सिक्का। तो यदि हम सिक्कों को, कॉइंस को अरेंज करते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, एक पाइल फॉर्म कर लेता है। वही पाइल ऑफ कॉइन अरेंजमेंट ऑफ आरबीसी क्या कहलाता है, रोलेक्स फॉर्मेशन। लेकिन यदि हम इन पाइल ऑफ कॉइंस को अरेंजमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो स्टिक चाहिए, कुछ ना कुछ तो फेविकॉल चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें फेविक्विक चाहिए। जब तक ये आपस में नहीं चिपकेंगे तब तक ये स्टेबल नहीं रहेंगे। तो इस रोलेक्स फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, इस पाइल ऑफ कॉइन अरेंजमेंट ऑफ आरबीसी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है ग्लोब्यूलिन, जिसके अंदर आती है अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन प्लस
फिब्रिनोजन प्लस fibrinogen. This process and this function of this protein is called Rayleigh formation. Means आरबीसी का पाइल ऑफ कॉइन अरेंजमेंट करना किसके द्वारा? ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा क्या कहलाता है? रोलेक्स फॉर्मेशन। इस रोलेक्स फॉर्मेशन से क्या होता है? O2 डिफ्यूजन में कमी आती है, मतलब मोर एब्यूडेंट फॉर ऑक्सीजन, मतलब उसके अंदर क्या है? ज्यादा मात्रा पाई जाती है किसकी? ऑक्सीजन की। ऑलवेज रिमेंबर दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आगे चलता हूं, और यदि इन नॉर्मल वैल्यूज के अंदर, यदि प्लाज्मा की टोटल नॉर्मल वैल्यू के अंदर यदि कोई एबनॉर्मलिटी आती है, मतलब इसका लेवल कम या ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। लिसन, एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लाज्मा protein. Abnormalities of plasma protein. Normal total plasma protein कितनी होती है? 6 to 8 ग्राम पर DL। यदि यह 6 से कम हो जाती है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? हाइपोप्रोटीनेमिया। यदि यह 8 से ज्यादा हो जाती है तो इसको हम लोग बोलेंगे, यदि यह 8 से ज्यादा हो जाती है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोप्रोटीनेमिया। हाइपोप्रोटीनेमिया किसके अंदर देखने को मिलता है? ऑलवेज रिमेंबर, आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द हाइपोप्रोटीनेमिया। फर्स्ट वन, हेमरेज। यदि बॉडी से ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो गया है, ब्लीडिंग हो गई है, ब्लड निकल गया है, तो आप अच्छे से जानते हो स्वाभाविक सी उसमें क्या है? प्रोटीन की कमी देखने को मिलेगी। कौन? बर्न। यदि बॉडी जल गई है तो सेल्स जल जाएंगी। यू नो वेरी वेल, सेल्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन। तो उसके अंदर भी क्या है? बॉडी के अंदर प्रोटीन का लेवल कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, किसी के पास प्रोटीन है ही नहीं, मतलब खाने के लिए नहीं है। अगर उसके पास खाएगा क्या तो पचाएगा क्या, और पचाएगा क्या तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा क्या? उस बात को हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। मतलब उसके पास प्रचुर मात्रा में प्रोटीन खाने के लिए है ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? माल का मतलब कमी। न्यूट्रिशन की जिसके पास कमी है तो वो इंटेक नहीं कर पाएगा, तो एब्जॉर्प्शन। इंटेक क्या होगा? तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो लीवर के पास नहीं पहुंचेगा, और लीवर के पास नहीं पहुंचेगा तो लीवर बनाएगा क्या? क्योंकि प्रोटीन्स का मेनली सिंथेसिस कहां होता है? प्रोटीन्स के अंदर। तो माल न्यूट्रिशन के अंदर भी हाइपोप्रोटीनेमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, उसके पास खाने को तो है, लेकिन वो क्या रख रहा है? फास्ट रख रहा है। तो फास्ट के अंदर भी क्या देखने को मिलता है? हाइपोप्रोटीनेमिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। एक और महान आदमी भाई खा तो रहा है लेकिन पच नहीं रहा, उसको हम लोग बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन।
उसने प्रोटीन डाइट तो ली लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल कम हुआ, और कम हुआ तो लीवर के पास कम पहुंचा, और कम पहुंचा तो उसका लीवर के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कम हुआ, तो माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोप्रोटीनेमिया। नाउ नेक्स्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये सारी बातें ठीक है भाई, अगर हम लोग बात करें कि जो फैक्ट्री है प्रोटीन फॉर्मेशन की, जो फैक्ट्री है अगर वहीं पर कोई कमी आ जाए तो क्या होगा, तो फैक्ट्री कौन है, लीवर। क्रोनिक लीवर डिजीज। क्रोनिक लीवर डिजीज के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोप्रोटीनेमिया। क्यों, क्योंकि लीवर डैमेज है, लीवर सेल्स डैमेज है, तो वो क्या नहीं कर पाएंगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं। नाउ नेक्स्ट, लीवर तो अपना काम सही कर रहा है लेकिन वहां पर अगर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एक स्पेशल प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। यूरिन के अंदर प्रोटीन्स का एक्सक्रीट आउट होना क्या कहलाता है, प्रोटीन यूरिया कहलाता है। वो कंडीशन मेनली देखने को मिलती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने कुछ ये क्वेश्चंस बताए कि जिनके अंदर क्या है, हाइपोप्रोटीनेमिया देखने को मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट फर्दर आई वुड लाइक टू डिस्कसिंग अबाउट द hyperproteinemia, where to see the hyperproteinemia कहां देखने को मिलता है, तो ऑलवेज रिमेंबर डिहाइड्रेशन। मैंने आप लोगों को बच्चों क्या बताया था, आप लोग इधर देखें, थोड़ा सा हटके मैं एक चीज डिस्कशन करने जा रहा हूं कि बॉडी के अंदर कितना 90%, 91% तो क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता। मैंने प्लाज्मा का वॉल्यूम बताया था कि 90% तो वाटर पाया जा रहा था, प्लस उसके अंदर 7% क्या पाई जा रही थी, प्रोटीन पाई जा रही थी। यदि यह 90% वाटर घट करके 40% पर अगर रह जाता है तो एज कंपेयर ऑफ प्रोटीन का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये प्रोटीन, ये वाटर 40% पे कब होगा कि कहीं ना कहीं ये क्या है, उसको डायरिया हो रहा है, डायरिया हुआ हो, वोमिटिंग हुई हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपरप्रोटीनेमिया एज कंपेयर ऑफ फ्लूइड। मतलब प्रोटीन का लेवल बढ़ता नहीं है, पर एज कंपेयर ऑफ फ्लूइड की कंपैरिजन में वो क्या होती है, बढ़ी हुई दिखाई देती हैं, तो वो क्या कहलाता है, हाइपरप्रोटीनेमिया। नाउ नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कसिंग नेक्स्ट पॉइंट इज डिहाइड्रेशन के बाद में आता है acute inflammatory disease, acute inflammatory disease and malignancy। acute inflammatory disease और malignancy, इसके अंदर क्या है कि प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन ज्यादा होता है तो यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होता है, और यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है तो उसके अंदर उसका लेवल है वो भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए इन कंडीशन के अंदर क्या है, हाइपरप्रोटीनेमिया देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी मत भूलना, ये हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं हर बार पूछा जाता है। क्या है? मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या है? गामा ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलता है। मल्टीपल माइलोमा है क्या? ये क्या है? लिम्फोसाइटिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर बीटा बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ा देती हैं। इसीलिए वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? हाइपर गामा ग्लोब्यूलिनेमिया। गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है मल्टीपल माइलोमा के अंदर। स्टूडेंट्स, these are the abnormalities seen in the plasma protein if have may occur. हाइपोप्रोटीनेमिया एंड हाइपरप्रोटीनेमिया। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर हमने पढ़ा प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेंस। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा नॉर्मल रेशो के अंदर मैंने पढ़ा कि यदि 1.722 से अगर रिवर्स हो जाए तो कंडीशन देखने को मिलती है क्रोनिक लीवर डिजीज एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नाउ नेक्स्ट मैंने बताया इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शन बताए, और फंक्शन बताने के बाद में मैंने एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बताई, जिसके अंदर मैंने हाइपोप्रोटीनेमिया एंड हाइपरप्रोटीनेमिया, जिसके अंदर मैंने कुछ डिजीज का डिस्कशन किया है कि इनके अंदर क्या है, हाइपोप्रोटीनेमिया एंड हाइपरप्रोटीनेमिया देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, यदि आपको मेरी क्लास समझ में आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट जो आने वाली क्लास है कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आरबीसीज, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा के बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स के अंदर ब्रीफ डिस्कशन होगा आरबीसीज। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन लेना ना भूलें, और मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो फायदा आपको हो रहा है वही फायदा आपके दोस्त को भी हो। स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क in these days because I want to teach you best and best give you deliver my knowledge. Thank you so much.